हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन आपके जीएस के जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा उन क्वेश्चन के डिटेल से हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो बर्फ का आपके पास एक टुकड़ा है, उसके ऊपर अगर आप दबाव डालते हैं तो उसके गलनांक में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या घटता है या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये सी वाला इसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि दबाव बढ़ाने पे जो है उसका दाब घट जाता है, अर्थात तो गलनांक उसका घट जाता है। तो यहाँ पे बर्फ का गलनांक पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो वह तापमान जिस पर बर्फ अर्थात ठोस अवस्था में पानी पिघलकर पानी अर्थात तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात तो बर्फ का टुकड़ा जब पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो ऐसा जो तापमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। सामान्य वायु दाब पर देखा जाए जब एक वायुमंडलीय दाब होता है और 0 सेल्सियस पर इसका अर्थात तो 0 सेंटीग्रेड इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक होता है। लेकिन जब दबाव बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या घटना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं कि दाब का प्रभाव से क्या होता है। देखो, जब बर्फ पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है तो बर्फ की संरचनाओं में अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। बर्फ का घनत्व जो होता है वहां पर भी क्या होता है, घनत्व यहाँ पे कम हो जाता है। इस कारण से दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जिसका नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, जो कि हाई लेवल या हायर क्लासों में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि dp/dt अगर होता है इसका फार्मूला TV लिक्विड माइनस V सॉलिड बटे L। तो यहाँ पे लिक्विड जैसे कि हमारा था लिक्विड अर्थात फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बटे यहाँ पे लेटेंट हीट जो होता है और यहाँ पे टेम्परेचर, ये जब चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बता सकते हैं कि दबाव बढ़ाने पे उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अर्थात ये जब चेंज इन पॉजिटिव आता है, चेंज इन पॉजिटिव आता है इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि दाब बढ़ाने पे इसका तापमान घट जाएगा। वहीं पे अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब दाब बढ़ाने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाता है। तो ये इस इक्वेशंस का मीनिंग होता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इस प्रभाव का व्यवहारिक उदाहरण होता है स्केटिंग के लिए। जब कोई स्केटर बर्फ पर स्केटिंग करता है तो वहां पे जब स्केटर जो होता है बर्फ पे जब मान लिया जा रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां पे क्या है, जब जहां पे आप खड़े होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ने के कारण वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका घट जाता है, इसलिए बर्फ वहां का थोड़ा सा पिघल जाता है। और जैसे बर्फ पिघलता है थोड़ा सा पानी आ जाता है, अर्थात एक लुब्रिकेंट तरीके से पानी हो जाता है, जिस कारण से आप बहुत ही आसानी से उस पर स्केट था स्लिप कर सकते हैं। तो ये स्केट का वजन बर्फ पर दबाव डालता है जिससे बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। उसके फिर उच्च दबाव के तहत बर्फ के रूप में, अर्थात तो बर्फ की विभिन्न संरचनाओं अवस्थाएं होती हैं जिन्हें बर्फ की विभिन्न प्रकार जैसे कि बर्फ होता है के रूप में जाना जाता है। उच्च दबाव पर बर्फ अन्य ठोस रूपों में परिवर्तित हो जाता है जिसके गलनांक भी दबाव के साथ अलग अलग होते हैं। तो यहां तक तो हमने डिटेल से समझ लिया कि बर्फ पे कैसे दबाव पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि बर्फ और पानी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उससे थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपका एक ये बर्फ का ब्लॉक आपके पास है, ये ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है, ये बर्फ का एक ब्लॉक है। वहीं पे अगर आप इधर आप पानी देखेंगे तो पानी को सपोज करो यहाँ पे मैंने बीकर के अंदर ले लिया है। अब पानी और बर्फ के अंदर कुछ चीजें चेंजेस होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी जो होता है हमारा सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इस प्रकार से सिलेंडर ले लेता हूँ और इस सिलेंडर के अंदर भी क्या है, यहाँ पे गैस भरी होती है। हम सभी जानते हैं सिलेंडर के अंदर क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पे सिलेंडर है, इसको यहाँ से ढक्कन से ढक दिया गया है और ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सिलेंडर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो गैस रूप में जब हमारा पानी होता है इसको हम वाष्प कहते हैं, तो इसके बीच में अणुओं की दूरी बहुत ही ज्यादा दूरी दूरी पे होती है। और ये अणु जो भी होते हैं पानी के, जो कि अणु हमारे क्या होते हैं, H2O होते हैं। अणु कैसे होते हैं, H2 होते हैं, जो कि रैंडम रहते हैं, इधर से उधर रहते हैं। वहीं पे थोड़ा सा अगर बात करें इसमें तो पानी के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो पास पास में आ जाती है। फिर भी यहाँ पे अणु जो होते हैं रैंडम होते हैं। रैंडम का मतलब होता है कोई निश्चित क्रम में ना ही सही से बैठे होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं। जैसे कि आपने शादी बारातों में देखा होगा
कि जब शादी बारात शुरुआत में होता है अर्थात स्टार्टिंग का जब टाइम होता है तो वहाँ पे कुर्सियाँ बहुत ही अच्छे से डाली जाती हैं, व्यवस्थित तरीके से लाइन से रखी जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ समय गुजरता आप देखेंगे एक कुर्सी उधर पड़ी होगी, दूसरी कुर्सी उधर पड़ी होती है, अर्थात रैंडम टाइप से कुर्सियाँ सब पड़ी होती हैं। तो जब रैंडम हो जाती हैं तो वो आपका यहाँ पे देखेंगे गैस हो जाता है। थोड़ा सा जब पास पास में रहती हैं तो थोड़ा सा वो आपका मान लो लिक्विड है, और जब बिल्कुल अच्छे से होती है तो वहां पे क्या होता है, आपकी कुर्सियां जो है एक तो बर्फ के रूप में आ जाती है। जैसे कि जब स्टार्टिंग में गाड़ी के अंदर भर के लाई जाती हैं कुर्सियां, तो आपकी सपोज करो बर्फ होती है, क्योंकि यहाँ पे कुर्सियां क्या होती है, बहुत ही व्यवस्थित टाइप से होती हैं और इनका एक पैटर्न भी फिक्स होता है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुर्सियां आती हैं आपके किसी भी साधन से जब लद के आती हैं किसी व्हीकल से। लेकिन जैसे यहाँ पे कुर्सियां डाली जाती हैं तो थोड़ा सा पानी के रूप में हो जाती है, इधर उधर डाली जाती हैं, लेकिन बहुत समय के बाद ज्यादा बिखर जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे अब देखेंगे ये हमारा जो बर्फ होता है, और यहाँ पे बर्फ में क्या होता है, इनके बीच की दूरी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। यहाँ पे दूरी क्या होती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे पानी के जो अणु होते हैं बर्फ की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा पास पास में होते हैं, तो बर्फ में क्या होता है, ज्यादा होते हैं। और इसका आपने कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जब बर्फ पानी के अगर बनी अर्थात बोतल के अंदर भर दिया जाता है फुल, और उस पानी की बोतल को फ्रीज में रख दिया जाता है, तो जैसे ही वहां पे पानी जमता है तो आप देखेंगे बोतल बहुत ही टाइट हो जाती है। अगर बोतल कमजोर होती है तो आसानी से फट भी जाती है। यही कारण होता है कि जब पानी से बर्फ बनता है तो यहाँ पे अणु व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके बीच की थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे प्रेशर लेवल पे समझा जाए कि प्रेशर के आधार पे कैसे आप समझेंगे कि पानी और आपका जो बर्फ है इसमें क्या समानता है। देखो यहाँ पे ये आपका बर्फ है, बर्फ में क्या है, अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है। अगर इन्हीं अणुओं को कंप्रेस करके पास में कर दिया जाए तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं, आप देख सकते हैं पानी बदल जाएंगे, क्योंकि पानी के अणु थोड़ा पास पास में होते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेशर यहाँ पे लगाया जाता है तो इनके बीच की अणुओं की दूरी क्या होती है, घटने लगती है। जब अणुओं के बीच की दूरी घटने लगती है तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका आयतन कम होगा, जिस कारण से क्या होता है, डेंसिटी जो होती है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस कारण से यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर पानी की बात किया तो इसका 4 सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। उसके अलावा जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी डेंसिटी घटती चली जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दाब बढ़ाने से इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें दिया गया है, अगर असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा। अर्थात कोई अगर एक समान चाल से चल रहा है लेकिन उसका अर्थात तो एक समान चाल उसकी नहीं है, अर्थात असमान वेग है लेकिन त्वरण उसका समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होगा। विस्थापन काल ग्राफ अर्थात यहाँ पे ग्राफ की बात किया जा रही है कि विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रैखिक होगा, आरैखिक होगा, अरैखिक होगा, वेग का ज्यादा होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के आधार पे आप देखेंगे तो ऑप्शन इसका बी वाला ज्यादा करेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन काल ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, आरैखिक अर्थात तो लीनियर नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पहले एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्तृत व्याख्या क्या होगी। तो जब कोई पिंड असमान और एक समान त्वरण से चलता था, गति उसकी असमान अर्थात यूनिफॉर्म स्पीड नहीं था, चेंज हो रही बार बार, कहीं ज्यादा 5 मीटर पर सेकंड है, कहीं 4 मीटर पर सेकंड है, कहीं 2 मीटर पर सेकंड है, अर्थात असमान उसकी स्पीड है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक समान त्वरण है तो साथ चलते, तो इसका अर्थ है कि उस पिंड का वेग लगातार बदल रहा है लेकिन उसका त्वरण स्थिर है, इस प्रकार से। तो इसमें बहुत सारे मैंने डिटेल से यहाँ पे पॉइंट लिख दिए, जैसे कि असमान वेग क्या होता है, जब उसकी गति बदलती रहती है, और एक समान त्वरण क्या होता है, जब उसकी गति क्या होती है, समान त्वरण के साथ में चलती है। तो व्यवहारिक इसके एग्जाम्पल पे बात करें, जैसे कि इस प्रकार की गति को आपने काफी जगह देखा होगा, जैसे कि जो फ्री फॉल हमारे होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे आप कोई गेंद को अगर छोड़ देते हैं तो ये गेंद क्या होती है, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि इसका द्रव्यमान अगर यहाँ पे m होगा तो द्रव्यमान और इसका मल्टीप्लाई अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये गेंद जब नीचे गिरेगी, मान लो यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है अर्थात पोजीशन ए पे, पोजीशन बी पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक समान त्वरण लगता है, अर्थात 9.8 लग रहा तो 9.8 ही लगेगा अगर आप बहुत ज्यादा दूरियों से चीजों को नहीं गिराते हैं। तो यहाँ पे त्वरण समान है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड क्या है इसकी, अर्थात वेलोसिटी क्या है, बार बार चेंज हो रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के आसपास ऊपर से डाली जाती है। वहीं पे ग्रेविटेशनल की फॉल फ्री भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ तक तो मैंने काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया।
अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, इसके विषय में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया कि तेल बहुत हल्का होता है, इस कारण से ऊपर चढ़ जाता है, या बत्ती में तेल का विसरण होता है, इस कारण से ऊपर चढ़ जाता है, या पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण ऊपर चढ़ता है, या ऑप्शन डी वाला जो दिया गया है केशिकी क्रिया परिघटना के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका डिटेल से थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर अभी ऑप्शन की करेक्ट की बात करें तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि केशिकी क्रिया के कारण होता है। लेकिन इसके अंदर केशिकी क्रिया क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो लैंप की बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है? तो लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को केशिकात्व कहा जाता है, और यह एक भौतिक घटना है जिसमें तरल पदार्थ पतली नलिकाओं या छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में ऊपर चढ़ता है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे केस नली क्या होती है उसको हम पहले समझते हैं। केस नली का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई एक आपके पास ट्यूब है, ये जब ये कोई ट्यूब होती है और ये ट्यूब क्या थोड़ी सी पतली है, इसको हम यहाँ पे वर्टिकल ट्यूब बना लेते हैं जिससे आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये ट्यूब है, ठीक, इस ट्यूब के अंदर अगर बहुत पतला सा क्या सुराख हो, जैसे कि बहुत पतला, आप अगर कभी लैब वगैरह के अंदर जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे आपको ये जो है केशिकात्व था कि इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको बहुत ही किसी भी लिक्विड के अंदर रखा जाता है, तो अगर ये लिक्विड के अंदर रखा जाए तो इसमें दो कंडीशन होती है कि इसमें रखने पे क्या होता है, इसमें या तो ऊपर पानी बढ़ जाता है, कहा पानी यहां तक आ जाए, हो सकता है जैसे कि सपोज करो आपने यहां तक इसको रख दिया लिक्विड, इसके अंदर क्या है कोई लिक्विड यहां तक फिल किया गया है, तो ये लिक्विड यहां तक है, तो हो सकता है ये लिक्विड कहो यहां तक पहुंच जाए, ये कंडीशन ए तक पहुंच जाए, कहा हो सकता है लिक्विड और इसमें घट जाए, कंडीशन बी तक पहुंच जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का लिक्विड भरा है और किस टाइप की मटेरियल से आपकी ये रॉड बनाई गई है। अब ये जो गुण होता है, जैसे सपोज को तेल की अगर हम बात करते हैं, तेल अधिकतर जो भी हम कपड़े के वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर एक बत्ती बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक जो हम डिब्बी जो होती है, जैसे कि मान लो आपके पास ये इस प्रकार से, आपने लैब में या पुराने समय में तो घरों के अंदर डिब्बी यूज की जाती थी तेल वाली, इसमें क्या होता था इस प्रकार से ये होता था, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता था। अब इसमें क्या थी, एक ढक्कन इस प्रकार से ऊपर लगी होती थी, डॉट जिसे कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे बहुत पतला सा सुराख डाल देते थे, इसमें कोई कपड़े की यहाँ पे या सूती कपड़ा कोई भी कपड़ा होता था इसको इसके अंदर डाला जाता था, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ऊपर निकला रहता था। अब ये जब पार्ट ऊपर निकला रहता था और इसको जब इसके अंदर क्लोज कर दिया जाता था तो ये बत्ती यहाँ तक जाती थी, और इसके अंदर यहाँ पे क्या कोई भी केरोसिन ऑयल या कोई भी ऑयल यहाँ पे फिल होता था। अब ये ऑयल जब इसमें फिल होता था तो ये जो हमारा कपड़ा बना होता था, तो कपड़ा क्या था जिससे हमने इसको इसके अंदर इसको डाला था, तो ये बत्ती जो होती है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत पतली पतली से एक प्रकार से सुराख बन जाते हैं, अर्थात पतली पतली सी नलियां बन जाती हैं। और ये जब पतली पतली सी नलियां बन जाती हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से कैपिलरी ट्यूब हो जाती हैं, और जब ये कैपिलरी ट्यूब की तरीके से हो जाती हैं तो जैसे इसके लिक्विड के अंदर आती है संपर्क में, तो कैपिलरी ट्यूब से क्या होता है, धीरे धीरे तेल ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, और ये तेल क्या होता है यहां से ऊपर पहुंच जाता है। अब ये जब तेल ऊपर पहुंच जाता है और जैसे यहाँ पे आप माचिस को लगाते हैं या इसको बर्न करते हैं, तो यहाँ पे तेल क्या करता है, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, और तेल जैसे ही वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाष्पीकरण होते ही क्या होता है, यहाँ पे जलना लगता है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब तेल वाष्पीकरण होकर जल रहा था तो फिर यहाँ पे इस बत्ती की क्या आवश्यकता है। इसका एग्जांपल ये है कि जब मान लो आपके पास दो व्हीकर हैं, सपोज करो यहाँ पे ये एक व्हीकर है और यहाँ पे एक ये आपके पास व्हीकर है। व्हीकर ए के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे मान लो ऑयल, जैसे कि आप मिट्टी का तेल या केरोसिन भरा देख सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा जो व्हीकर है इसके अंदर आप समझ सकते हैं पेट्रोल भरा गया है। अभी यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 घंटे के लिए पेट्रोल, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेयर यहाँ पे ये सपोज करो यहाँ पे दोनों के लेयर यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, तो आप देखेंगे जो केरोसिन का ऑयल आपने रखा है इसकी लेयर नहीं घटेगी, वहीं पे पेट्रोल की लेयर घट जाती है। अब अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट इस पे माचिस लगाएंगे या फायर करेंगे तो आपका देखेंगे ये वाला पार्ट नहीं जलता है, क्योंकि ऑयल जो होता है आपके नॉर्मल ऑयल वो क्या होते हैं किसी भी टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे वाष्पीकरण नहीं होते हैं, जिस कारण से इसमें क्या होता है कोई भी यहाँ पे आपको जलते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तेल का वाष्पीकरण होना जरूरत होता है, तो यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होता जिस कारण से तेल नहीं जलता है। वहीं पे आप इस वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है आपका जो पेट्रोल होता है वाष्पीकरण होता रहता है जिस कारण से जलने लगता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे होती है जब अगर इसके अंदर आप मान लीजिए यहाँ पे तेल भरते हैं मिट्टी का या केरोसिन का,
तो यहाँ पे थोड़ा सा बत्ती में जैसे आप माचिस लगाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे का पार्ट जलेगा और यहाँ पे जलते ही पार्ट क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे वाष्पीकरण ऊपर होना स्टार्ट होता है तो वो तेल जलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे तेल खत्म होता है नीचे से ऊपर जो होता है इन कैपिलरी ट्यूब की सहायता से ऊपर जाता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पे आपका तेल पहुंचता रहता है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है जब तक यहाँ पे आपका केरोसिन तेल खत्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि केरोसिन ऑयल कैसे किसी भी बत्ती के अंदर जलता है। और इसके एग्जाम्पल आपने जैसे कि दिवाली के समय पटाखे, दिवाली के समय में आपने दीपावली जलाई होगी, दीपक जलाए होंगे, वहां पे भी आपने यही प्रक्रिया देखी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा था। अब इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में किसका निष्कर्ष है, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा का एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला होता है, उसके समय में कौन सा सिद्धांत था। तो यहाँ पे था क्वांटम था, सापेक्षिकता का सिद्धांत था, ऊर्जा का सिद्धांत था या सापेक्षिकता विशिष्ट का सिद्धांत, अर्थात कौन सा यहाँ पे सिद्धांत दिया गया उसके विषय में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें सापेक्षिकता का समान सिद्धांत जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें पढ़ भी लेते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध क्या कहता है और ये क्या बताता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षिकता के विशेष सिद्धांत से निकाला गया है। यह संबंध उनकी प्रसिद्ध समीकरण E=mc² से प्रकट किया जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा। इस समीकरण ने भौतिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और यह दर्शाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा के एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, आपको ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज करो आपके पास कोई भी यहाँ पे मास है, ये जैसे कि यहीं पे आप जो मैं अभी दीपक पे बात कर रहा था, इस दीपक में देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आयल होता है, ये आयल होता है। इसका सपोज करो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, मास होगा, ठीक है। अब ये मास जब होगा और ये मास यहाँ से क्या ऊपर जा रहा था, तो यह मास जाएगा और तो इस मास में जैसे आपने यहाँ पे फायर किया तो क्या है, मास जलना स्टार्ट हो गया। जैसे मास यहाँ पे जलना स्टार्ट हो गया तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रकाश देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऊष्मा देखने को मिलेगी। हो सकता है आप देखेंगे थोड़ी सी आपको साउंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ कोयला अर्थात कार्बन दिखाई देगा और भी काफी चीजें यहाँ पे बनती हैं, जैसे कि गैस काफी कुछ बनती हैं जो आप नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये आयल आपके यहाँ पे जल रहा था तो इस आयल के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। उन घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, अलग अलग रूप की ऊर्जाएं कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो होती है अर्थात ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि कौन सी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हो सकता है साउंड हो सकता है, दूसरा हमारी क्या हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, थर्ड नंबर पे हम बात करें तो क्या होता है, गैस फॉर्म में हो सकता है, चौथे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे आपको हीट मिल जाएगा और कोई भी मटेरियल हो सकता है, क्योंकि मैटर भी क्या होता है आपका एक एनर्जी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की बहुत सारी, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो गैस भी होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको चीजें दिखाई देंगी। तो वो सभी चीजें क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है। अब यहाँ पे आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने मैटर क्यों लिख दिया, क्योंकि मैटर हमारा एक प्रकार से तो आयल भी है, लेकिन ये आयल जो यहाँ पे आपका था ये क्या था, केरोसिन आयल था। सपोज करो ये आयल ए था, यहाँ पे बर्न करने के बाद आपका ये बी बन गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये बर्न हुआ था, जल गया, तो यहाँ से ए से बी में बनेगा। तो ये आपका तो यहाँ पे आयल था, ये यहाँ पे आपका क्या है, कोई ब्लैक बन जाएगा जिसको हम यहाँ पे कार्बन नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन बनता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे बदलाव हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा मास था उसका कुछ पार्ट आपको ऊर्जा के रूप में मिला, जैसे कि ऊर्जा आपकी साउंड हो सकती है, वो आपकी हीट हो सकती है, आपकी लाइट हो सकती है, और कुछ इसका जो है मास आपके कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप अगर इसको वेट करेंगे तो वेट करने पर भी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपने 1 किलो ऑयल को जलाया होगा तो 1 किलो ऑयल से जो वहां पे कोयला बना होगा वो कोयला बहुत ही कम मिलेगा, अर्थात वहां पे जो कार्बन प्राप्त होगा वो कार्बन बहुत ही कम प्राप्त होगा। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि पुराने समय में क्या होता था, जब एक दीपक हम लोग लेते थे, इस प्रकार से यहाँ पे सपोज करो कोई दीपक लेते थे, इस दीपक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑयल को भरते हैं, जो कि अधिकतर दीपावली के समय में आपने देखा हो गांव के अंदर जब गोवर्धन पूजा होती है उस समय क्या करते हैं, यहाँ पे जो दीपक रखते हैं इस दीपक के अंदर यहाँ पे बत्ती डाल दी जाती है और इसमें ऑयल भर दिया जाता है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जला दिया जाता है और इसके ऊपर यहाँ से इस प्रकार से ढक देते हैं किसी चीज से। तो यहाँ पे जो जलता है इसका कुछ कार्बन जो होता है यहाँ पे इसमें कलेक्ट होता रहता है, उस कार्बन के अंदर फिर यहाँ पे कुछ
केमिकल्स वगैरह डाल के, कुछ ट्यूब वगैरह डाल के उसका काजल बना लिया जाता है। इसी प्रकार से पुराने समय में आपने देखा होगा घरों में जो कच्चे घर थे उसके अंदर वहां पे दीपक जलाए जाते थे, तो उसके अंदर ऊपर जो पार्ट होता था उसमें बहुत ही ब्लैक कलर का एक कोयला जम जाता था। लेकिन आप देखेंगे कोयला बहुत ही कम होता था, लेकिन वहां पे बहुत ही ज्यादा आपका ऑयल खत्म हो जाता था। तो 1 लीटर ऑयल से कोयला आपको मान के चलो 10 से 15 ग्राम प्राप्त होगा, लेकिन वो जो यहाँ पे 1 लीटर ऑयल आपका खत्म हुआ वो बहुत अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हुआ। तो यही आइंस्टीन का जो फार्मूला था वो यही बताता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, आपका mc² होता है। क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² होता है। इससे आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 ग्राम मास को कंप्लीट रूप से कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या उसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना है उसका स्क्वायर करके। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम से कितनी ज्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कई जगह आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलते हैं। तो आज के हम इस लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं होमवर्क में देता हूं। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऊर्जा का, ला से आते लिए द्रव्यमान और परासरण। क्या ऑप्शन होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगर हो सके तो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और करेक्ट आंसर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि यदि किसी कण का वेग, जैसे कि कण का वेग और ग्राफ यहाँ पे होता है जो कि y बराबर mt+c होता है, इससे निरूपित किया गया है। अगर ये कण जो है कि चल रहा तो यहाँ पे कैसा होगा, एक समान चाल से चल रहा होगा, समान वेग से चल रहा होगा, एक समान त्वरण से चल रहा होगा, परिवर्तित त्वरण से चल रहा होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि ये समान चल रहा होगा कि नहीं होगा। वैसे तो इसमें आप डायरेक्ट इसमें स्पीड के विषय में पूछा गया है, तो यहाँ से ये ग्राफ का कण दिया गया, ये क्या है, ग्राफ दिया गया है, जिस ग्राफ में क्या दिया गया, y बराबर m के बाद क्या दिया गया, यहाँ पे t प्लस का c दिया गया है, y बराबर mt+c दिया गया है। इससे आपको अगर पूछा जाए कि समय के साथ में यहाँ पे बदलाव हो रहा है कि नहीं होगा, तो यहाँ पे एक मैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करूं, वैसे तो ये ग्राफ जो होता है अगर ड्रा किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से ग्राफ बनता है। लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा डेरिवेटिव ले लेते हैं तो dy/dt होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, mt इंटू dt/dt हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे dc/dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आप c देखते हैं, ये जो होता है कांस्टेंट होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसलिए ये चीज आपकी क्या है, 0 हो जाएगी। यहाँ पे dt/dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, dy/dt आ जाएगा। यहाँ पे m कांस्टेंट था तो यहाँ पे m आ जाएगा। अब ये m क्या होता है, यहाँ पे स्लोप बताता है। m बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, tan इनवर्स थीटा होता है, जो भी एंगल यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट चीज है, तो कांस्टेंट है तो इसलिए ये भी कांस्टेंट होगा। और dy/dt, y क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात तो दूरी का चेंज अगर समय के साथ में लिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अर्थात स्पीड यहाँ पे m है, m क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो अर्थात यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से आप इस ग्राफ से पता कर सकते हैं कि स्पीड इसमें कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।